नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इसमें देखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो भारत के जो राष्ट्र प्रतीक है उसमें देखेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इंग्लैंड में वकालत पास कर भारत आए, फिर 1893 ईस्वी में भारतीयों और अफ्रीकी अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंग भेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किए। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1917 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को बापू कहा था। विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो वो कहा था विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। फिर आता है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तो जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, भारतीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग को तिरंगा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया। कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। इसे 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस तिरंगे झंडे में 3 आड़ी पट्टियां हैं। इस ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई अनुपात 2:3 है। कितना है? 2:3 है। इस ध्वज के बीच में नीले रंग का 24 तिलियों वाला अशोक चक्र है। नीले रंग का 24 तिलियों वाला जो बीच में चक्र है वो कितने तिलियों वाला है? 24 तिलियों वाला अशोक चक्र है, जो देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। ले जाने की प्रेरणा देता है। इसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से इसे लिया गया है। इस ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग है। सबसे ऊपर कौन सा रंग है तिरंगे में? तो केसरिया, गहरा केसरिया रंग है, जो साहस एवं बलिदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है केसरिया रंग? तो साहस एवं बलिदान का प्रतीक है। दान का प्रतीक है। फिर है मध्य में सफ़ेद रंग है, जो सत्य एवं शांति का प्रतीक है। जो सफ़ेद रंग है वो किसका प्रतीक है? तो शांति का। और सबसे नीचे है हरा रंग, जिसे विकास, उर्वरता, विश्वास एवं शौर्य को प्रतीक यानी का प्रतीक माना जाता है। हरा रंग जो है उसे किसका प्रतीक माना जाता है? तो विकास, उर्वरता, विश्वास और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। फिर आता है सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर हरा, पीला और लाल रंगों की आड़ी पट्टियों वाले तिरंगे ध्वज को राष्ट्र ध्वज के रूप में फहराया गया। कब फहराया गया? तो 7 अगस्त 1906 को। कहाँ पर? कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर फहराया गया। फिर 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के शहर
स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम कामा ने इसी ध्वज का कुछ परिवर्तित रूप फहराया। फिर आज़ादी के बाद देश के बाहर विदेशी जमीन पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को फहराया गया। 29 मई 1953 को पहली बार तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर तेनसिंग नार्गे एवं सर एडमंड हिलेरी द्वारा फहराया गया। उसके बाद देखेंगे तो 1971 में अमेरिका के अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारत का राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले अंतरिक्ष में फहराया गया। फिर देखेंगे 9 जनवरी 1987 को कर्नल जे के बजाज ने दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगे को पहली बार फहराया। फिर 21 अप्रैल 1996 को उत्तरी ध्रुव पर स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने इसे तिरंगे को फहराया। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जा सकता है। 5 अप्रैल 1984 को भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा तिरंगे को स्पेस सूट पर बैज के रूप में लगाकर अंतरिक्ष में पहुंचे। 15 नवंबर 2008 को भारत ने चांद पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस प्रकार चांद पर ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। इससे पूर्व अमेरिका, रूस तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपने ध्वज वहां पर फहराए हैं। 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया। इसकी व्यवस्था के अनुसार अब आम नागरिक अपनी निजी संस्थाओं जैसे शिक्षण संस्थाओं में सम्मानित तरीके से साल के किसी भी दिन ध्वजारोहण कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय गान। जो राष्ट्रीय गान है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम कौन सा है हमारा? तो जनगण मन अधिनायक जय है। ये वाला नेशनल एंथम जो है वो देखेंगे तो उसको देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है जनगण मन पूरा लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। देखेंगे राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना किनके द्वारा की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बांग्ला भाषा में की थी। इसी राष्ट्रगान को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया। यानी कि जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसको संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। फिर देखेंगे इस गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। सबसे पहले कब गाया गया था जनगण मन? तो सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। यह गान सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। फिर देखेंगे राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान में कितनी पंक्तियां हैं? तो राष्ट्रगान में 13 पंक्तियां हैं। इसके गाने में कितना समय लगता है? तो इसके गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान को अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया था। फिर देखेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना भी की थी। उसके बाद में है 15 नवंबर 2010 को दूरसंचार विभाग ने अपनी एक विज्ञप्ति के द्वारा राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून नहीं बनाने के निर्देश जारी किए।
यानी कि 15 नवंबर 2010 को दूरसंचार विभाग ने अपनी एक विज्ञप्ति में कहा कि राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून नहीं बनाने के निर्देश जारी किए थे। उसके बाद में 27 दिसंबर 2011 को राष्ट्रगान यानी जन गण मन अधिनायक के पूरे 100 वर्ष पूरे हुए थे। कितने वर्ष पूरे हुए थे? तो 100 वर्ष पूरे हुए थे। कब? 27 दिसंबर 2011 को। इसे सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को। कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे सर्वप्रथम गाया गया था। देखते हैं हम राष्ट्रीय गीत। जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। यहाँ पर लिखा है, ये पंक्तियाँ सारी लिखी है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1874 ईस्वी में रचित वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। उनका यह गान बंगाली भाषा में था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना अपने उपन्यास आनंद मठ में 1882 में की थी, जिसे जन गण मन के सामने समान दर्जा प्राप्त है। फिर वंदे मातरम की रचना संस्कृत भाषा में है। वंदे मातरम किस भाषा में लिखा है? तो वंदे मातरम संस्कृत भाषा में लिखा है। फिर देखेंगे सर्वप्रथम वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। उसके बाद देखेंगे इस राष्ट्रीय गीत को कुल 1 मिनट 5 सेकेंड में गाया जाता है। इसको गाने में कितना समय लगता है? तो कुल लगता है 1 मिनट 5 सेकेंड। इस राष्ट्रीय गीत की धुन पन्नालाल घोष ने तैयार की थी। किसने की थी? तो पन्नालाल घोष ने इसकी धुन तैयार की थी। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था, जबकि इसका उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। सर्वप्रथम 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गाने वाले अशफाक उल्लाह खान थे। सर्वप्रथम फांसी के फंदे पर 1927 में झूलते हुए सर्वप्रथम उन्होंने वंदे मातरम गाया था। किन्होंने? तो अशफाक उल्लाह खान के द्वारा गाया गया था। फिर आता है 1950 ईस्वी में मास्टर कृष्णराव ने राष्ट्रीय गीत को बैंड पर बजाने की धुन बनाई थी, जिसके निर्देशन में मास्टर गणपत सिंह ने पहली बार इसे बजाया था। फिर BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा वर्ष 2003 में किए गए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम को विश्व के शीर्ष 10 राष्ट्रीय गीतों में दूसरे स्थान पर रखा गया। इस सूची में पहला स्थान आयरलैंड के राष्ट्रीय गीत ए नेशन वंस अगेन को मिला था। उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद में है राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक स्तंभ। जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। कब किया? 26 जनवरी 1950 को। कहाँ पर से लिया गया? तो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया। अशोक स्तंभ में 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं। अशोक स्तंभ के नीचे की ओर अंकित पट्टी के नीचे एक चक्र तथा बाईं ओर एक सांड और दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा अंकित दिखाई दे रहा। अशोक स्तंभ के नीचे की ओर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, जिसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के दर्शाए गए पशुओं में घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम एवं गतिशीलता का द्योतक है। उसके बाद में राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में सिंह साहस, शौर्य एवं निर्भीकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में सिंह साहस, शौर्य एवं निर्भीकता का प्रतीक है।
राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में सांड भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का घोतक है। उसके बाद आता है कैलेंडर, तो राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर। इसमें देखेंगे सरकारी कामकाज के उद्देश्य से 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अलावा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत्र अंग्रेजी ग्रिगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च की तारीख से आरंभ होता है एवं अंतिम महीना फाल्गुन। तो राष्ट्रीय पंचांग में क्रमशः 12 माह होते हैं, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, मार्गशीर्ष और फाल्गुन। तो शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसे कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? तो कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने इसे प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय पशु बाघ यानी टाइगर। तो इसमें देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ यानी पैंथरा टाइग्रिस लिनायस, जो पीले रंग और धारीदार लोम चर्म वाला एक पशु है। इसकी 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। 1972 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया था। इसको अपनी शक्ति, अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती, अपार शक्ति के कारण राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त है। किसे? तो बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त है। फिर देखेंगे देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में भारत सरकार ने बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में। फिर देखेंगे मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता था, जिसके शासनकाल में बाघ उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 39 बाघ राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य स्थापित किए जा चुके हैं, जिनका क्षेत्रफल 37,761 वर्ग किलोमीटर 37,761 वर्ग किलोमीटर है। भारत में केवल गुजरात में सिंह, इसलिए सिंह को राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल का दर्जा वापस ले लिया गया। 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। और उसके बाद में 1972 को किसे बनाया गया? तो राष्ट्रीय पशु, तो बाघ को राष्ट्रीय पशु बनाया गया। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर। इसमें देखेंगे भारत सरकार ने 1963 में मयूर यानी पावो क्रिस्टेटस को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आंखें नीचे, सफेद निशान और सिर पर पंख के आकार की कलंगी होती है। मादा मयूर पर रंग भूरा होता है। मादा मयूर की अपेक्षा नर मयूर अत्यधिक सुंदर होता है। नर मयूर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य से बड़ा ही आकर्षक दृश्य पैदा करता है। इसके बाद देखेंगे भारतीय वन्य प्रणाली सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। 1972 यानी भारतीय वन्य प्रणाली सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। सिकंदर महान मोर की सुंदरता से प्रभावित होकर भारत विजय की निशानी के रूप में इसे अपने साथ ले गया था। भारत से पूर्व म्यांमार भी मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर चुका है। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता के बाद इसे मारना कानूनन अपराध घोषित
किया गया। भारतीय पुराण के अनुसार मोर सुब्रमण्य का वाहन माना जाता है, सुब्रमण्यम का वाहन माना जाता है किसे, मोर को। उसके बाद में राष्ट्रीय पुष्प, तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वो है कमल, लोटस, पुष्प है वो लोटस कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल यानी निलंबो न्यूसिपेरा गार्टन है। इसका प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही इसे भारतीय संस्कृति का मांगलिक का प्रतीक माना जाता है। इसका विवरण विष्णु पुराण तथा पद्म पुराण में मिलता है। ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी इन देवी देवताओं की स्थिति कमल में है। उसके बाद आता है बरगद, यानी राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है हमारा, तो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद यानी बनियान ट्री। बनियान ट्री राष्ट्रीय वृक्ष, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद यानी फाइकरा बेंगालेंसिस है। यह एक बहुवर्षीय विशाल घना एवं फैला हुआ वृक्ष होता है। यह हिंदुओं का पवित्र वृक्ष भी माना जाता है। इसकी शाखाएं दूर दूर तक कई एकड़ में क्षेत्र में फैली हुई होती है। जनवरी से मार्च तक का समय बरगद का पुष्पकाल है। बरगद जितनी गहरी जड़ें किसी और वृक्ष की नहीं होती हैं। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय फल, तो हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो मैंगो यानी आम। कौन सा है हमारा राष्ट्रीय फल, तो हमारा राष्ट्रीय फल जो है वो है आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम यानी मैनेगी फेरा इंडिका है। भारत में आम पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पैदा होता है। भारत में आम की अनेक किस्में पाई जाती हैं। आम में विटामिन ए, सी और डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। भारत में आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। वेदों में आम को विलासिता का प्रतीक माना जाता था। आम को पाकिस्तान और फिलिस्तीन में भी राष्ट्रीय फल माना जाता है। 4000 वर्ष पूर्व भारत में ही सबसे पहले आम के पेड़ की बागवानी शुरू की गई थी। भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम यानी मालगोवा है। वर्तमान में भारत में 500 से अधिक किस्म के आम पाए जाते हैं। कितने किस्म के आम पाए जाते हैं भारत में, तो 500 से भी अधिक किस्म के आम भारत में पाए जाते हैं। फिर आता है राष्ट्रीय खेल, तो हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसमें 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमें खेल में भाग लेती हैं। हॉकी में प्रयुक्त सफ़ेद गेंद का वजन 155 ग्राम होता है। जो हॉकी की गेंद होती है उसका वजन कितना होता है, तो उसका वजन होता है 155 ग्राम। हॉकी स्टिक छड़ी 91 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो हॉकी की छड़ी है वो कितने सेंटीमीटर की होती है, तो 91 सेंटीमीटर की होती है। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने ओलंपिक हॉकी 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। तदुपरांत 1964 और 1980 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। हॉकी इंडिया ने 23 जुलाई 2009 को नया लोगो अनावृत किया है, जो राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र से प्रेरित है, जो इसमें 24 हॉकी स्टिकें एवं पहिए के रूप में सजी हुई हैं। राष्ट्रीय नदी, तो हमारी राष्ट्रीय नदी किसको कहा जाता है, तो गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। यह नदी गंगोत्री
हिमनद का गोमुख नामक स्थान से निकलती है। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है। इसकी सहायक नदियां हैं यमुना, सोन, टोंस, पुनपुन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि भारतीय प्रदेशों में होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव, तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन। इन्हें 10 मई 2010 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया है। केंद्र सरकार ने गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी प्रोजेक्ट टाइगर की तरह महत्वपूर्ण माना है। विश्व के ताजे पानी के केवल 4 क्षेत्रों में डॉल्फिनें पाई जाती हैं। भारत में गंगा एवं चंबल नदी के अलावा पाकिस्तान में सिंधु नदी में फूला, चीन में यंगजे नदी में बाजी और ब्राज़ील के अमेजन नदी में बोटो नाम से डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है। गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है। इनकी आँखों में लेंस नहीं होते हैं। मादा डॉल्फिन की लंबाई नर डॉल्फिन से अधिक होती है। डॉल्फिन का उल्लेख महाभारत एवं बाबरनामा में भी मिलता है। अगला देखेंगे राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक। तो राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक जो है वो हमारा राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक है आर। तो भारतीय रुपये का अलग पहचान चिन्ह निर्धारित करने के लिए 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक यानी देवनागरी लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। भारतीय मुद्रा विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना अलग पहचान चिन्ह आर। इसके पूर्व अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन एवं यूरोपीय यूरो का अपना अलग पहचान चिन्ह था। फिर देखेंगे मुंबई IIT के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर उदय कुमार ने इस भारतीय मुद्रा को आर को डिजाइन किया है। राष्ट्रीय मुद्रा का यह प्रतीक देवनागरी के अक्षर आर और रोमन अक्षर आर का मिला जुला रूप है। देवनागरी के अक्षर आर र को बीच में एक रेखा काटती है जो तिरंगे का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब समानता भी है। फिर राष्ट्रीय स्मारक। तो राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? तो हमारा जो राष्ट्रीय स्मारक है वो है इंडिया गेट। इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक नेशनल मॉन्यूमेंट है। यह देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में शामिल है। इंडिया गेट देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इसे उन 90,000 सैनिकों की याद में 1931 में बनाकर तैयार किया गया जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे। किसकी तरफ से लड़े थे? तो वो ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे। 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट में अखिल भारतीय युद्ध स्मारक जो इंडिया गेट कहलाता है की नींव रखी। कब रखी थी इंडिया गेट की नींव? तो 10 फरवरी 1921 में। इंडिया गेट का डिज़ाइन सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? तो सर एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। पहले इंडिया गेट को ऑल इंडिया वार मेमोरियल कहा जाता था। फिर 26 जनवरी 1972 को इंडिया गेट के मेहराब के नीचे दिसंबर 1971 के भारत पाक युद्ध में मारे गए भारतीय जवानों के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि के रूप में एक और स्मारक
अमर जवान ज्योति जोड़ दिया गया है। यह ज्योति शहीदों की याद में सदा प्रज्वलित होता रहती है, यानी सदा वो जलती रहती है। फिर देखेंगे राज्य भाषा। तो राज्य भाषा किसे कहा जाता है? राष्ट्रभाषा नहीं, राज्य भाषा। तो राज्य भाषा है हमारी हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भारत की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। संविधान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके साथ शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं शामिल थी, परंतु बाद में यानी अब कितनी हो गई? तो 22 भाषाएं हो गई। कौन कौन सी हो गई? हिंदी, मलयालम, बंगाली, असमिया, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, गुजराती, कश्मीरी, उर्दू, कन्नड़, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, डोंगरी, बोडो, संथाली और मैथिली, ये 22 भाषा है। देखेंगे भारत का प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो बी.जी. खेर की अध्यक्षता में। कब गठित किया गया? तो 1955 में। फिर आता है राष्ट्रीय विरासत पशु। तो राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है हमारा? तो वह है हाथी यानी एलिफेंट। 22 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। सरकार ने वन्य क्षेत्रों में रहने वाले हाथियों के संरक्षण के लिए फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी परियोजना की शुरुआत भी की थी। तो हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 1992 में। फिर हाथी के साक्ष्य सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं। वैदिक देवता इंद्र यानी ऐरावत नामक हाथी को अपने वाहन के रूप में उपयोग करते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध आमेर किला यानी जयपुर के पास कुंडा गांव को 20 जून 2010 को देश का पहला हाथी गांव घोषित किया, जो विश्व का तीसरा हाथी गांव है। फिर देखेंगे अन्य राष्ट्रीय प्रतीक। तो राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी। राष्ट्रलिपि कौन सी है? तो हमारी राष्ट्रलिपि है देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? तो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त और गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर। राष्ट्रीय दस्तावेज तो श्वेत पत्र। राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय मंत्र ओम। राष्ट्रीयता भारतीय। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक तो आर यानी रुपया।